अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया है, उनको सजाए मौत का और डी चौक पर लटकाने का, घसीट कर उनकी लाश को, इस मामले पर हुकूमत और इदारों के ज़ाहिर दरमियान जो है वो एक कशीदा सूरत हाल अभी तक बरकरार है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जस्टिस वक़ार सेठ जिन्होंने फैसला दिया है और मुशर्रफ के फौत होने पर उनकी लाश को घसीट कर डी चौक पर लटकाना 3 दिन के लिए, ये जब उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस का भी ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने साथी वज़रा के साथ, उसमें ऐलान किया था। आज तो रेफरेंस दायर नहीं किया गया क्योंकि चीफ जस्टिस की भी रिटायरमेंट थी और ज़ाहिर रेफरेंस तैयार होने में भी उनको चीज़ें चाहिए होंगी, डिस्कशन हो रही होगी। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कस हो रहा है? वुकला, बार, सहाफ़ी, जजेस ज़ाहिर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इस केस का क्या होने जा रहा है? अमल दरामद होगा, नहीं होगा? जज को ज़हनी माजूर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं या हो सकती हैं, तो इस पर बात करेंगे। मोहसिन, क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या है इस फैसले का? देखिए जाकिर भाई, फैसले का, जज का, इन तमाम चीजों का जो भी फ्यूचर हो, फैसले का, जज का, मुशर्रफ का, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, आप खुद पॉलिटिकल चीजें कवर करते हैं और कई हुकूमतें आपने बनती देखी हैं और वजीर आजम जाते देखे हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद की सियासत को शायद ही आपसे कोई बेहतर समझता हो। इस वक्त जो है वो शहर इक़्तिदार का, यानी इस्लामाबाद का जो मौसम है या जो इसकी जो खासा कशीदा है, टेंशन है इदारों के दरमियान। और देखें जो फैसला आया है ना साबिक सदर के खिलाफ, उसमें जो उन एक बिलखुसूस जो ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कि अगर इफ फाउंड डेड, अगर मुशर्रफ जो है वो मर जाते हैं, उसके बाद जो है उनकी लाश को डी चौक लाया जाए और वहां पर उनको 3 दिन तक लटकाया जाए। देखिए ये जो रिमार्क्स हैं, इसके हवाले से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है, पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा आ रहा है। शायद अगर ये ऑब्जर्वेशन ना होती तो शायद ये जो पॉलिटिकल पार्टीज भी काफी सारी लोग, बहुत बड़ा फैसला था, तारीख का हिस्सा बन जाता, तारीख का देखें, लेकिन मुतनाज़ा बना दिया, मुतनाज़ा बना दिया और हुकूमत भी जो है वो इसी ऑब्जर्वेशन की छतरी के नीचे खुल के सामने आ गई। हालांकि एक चीज सुनने वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस केस में जो मुद्दई थी, जो कंप्लेनेंट थी, वो तो रियासत थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, हुकूमत थी। हुकूमत चाहे वो नवाज शरीफ की थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत जाने के बाद रियासत मुद्दई थी। तो रियासत तो इस वक्त अगर हुकूमत में पीटीआई की हुकूमत है तो वो मुद्दई थे और वो भी जो है मुद्दई खुद थे। जब सजा हो गई तो उनके साथ जाकर खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की वजह से कि देखिए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने जो है वो जो भी किया, जो भी इश्यूज थे उस दौर के, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है, देखें एक तो इस्लामी लिहाज से लाश की बेहुरमती जो है वो नहीं थी होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी जानिब से भी बयानात आना शुरू हुए, पॉलिटिकल लोगों की जानिब से भी बयानात आना शुरू हुए। एमक्यूएम और पीटीआई तो खुल के सामने आ गई। उन्होंने तो एमक्यूएम के एक डेलीगेशन ने तो मुलाकात तक की साबिक सदर के साथ। खुद पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी खामोश है। नून लीग का कल आपने देखा नहीं होगा, बंदा 8 बजे के प्रोग्राम में कोई टीवी पे आके देखे वो क्या बात करें। इस ऑब्जर्वेशन के बाद इदारों में गुस्सा पाया जाता है, गुस्सा पाया जा रहा है। और देखें फिर किसी को गद्दार कहना ना, देखिए शाकिर भाई, जिस तरह गद्दार, मेरी बात सुने, जिस तरह नवाज शरीफ बेनजीर को कहते थे ना सिक्योरिटी रिस्क, वो भी गलत था। जो उसके बाद नवाज शरीफ को कहा जाता रहा वो भी गलत था। इसी तरह ये जो इनको कहा गया ना गद्दार, देखिए गद्दारी जो है वो इसकी या तो इसकी टर्म की जो डेफिनेशन है उसको बेहतर किया जाए। एक फौजी अफसर के लिए लीगल नुक्ता है, इस पे मैं कल प्रोग्राम भी देख रहा था, बड़े नाम और वकील बैठे हुए थे, उनमें ये डिस्कशन चल रही थी कि आइन की खिलाफ वर्जी करना, आइन तोड़ना, ये गद्दारी के जिम्मे में आता है या आइन की पामाली के जिम्मे में आता है। ये डिस्कशन देखो, ये टेक्निकल लीगल है, ये इस पे तो हम टेक्निकलिटी में या लीगल उसमें जा नहीं रहे, हम कर रहे हैं डिस्कस इसको ओवरऑल जो आम आदमी जो चीजें समझना चाह रहा है या समझ रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि एतजाज असल ने भी कहा, हुकूमत ने भी कहा कि हुकूमत कह रही है कि हम रेफरेंस दायर करेंगे, जज की जहनी
यानी उसका देखेंगे कि ये नफ्सियाती मरीज तो नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन तो इनका ठीक है या नहीं है, ये उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये सवालात उठाए हैं, जो कमेंट्स मेरे पास आए हैं, मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे। लोग कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, परवेज़ मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत का तख्ता उल्टा किया, वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर किया, हथकड़ियाँ लगाई, जेल भेज दिया, सज़ा सुनवाई। ठीक है, सज़ा उनको आई। परवेज़ मुशर्रफ ने लाल मस्जिद में कत्लेआम किया, परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर भुट्टी को कत्ल कराया, परवेज़ मुशर्रफ ने हज़ारों सैकड़ों लोग पाकिस्तानी जो हैं वो डॉलरों के एवज़ अमेरिका को दिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी अमेरिका में पड़ी हुई हैं। अब ये इकदाम करने वाला ज़हनी मरीज क्यों नहीं था? सवाल ये उठाया जा रहा है, जज क्यों ज़हनी मरीज हो सकता है? देखिए शाकिर सवाल तो है लोगों का, अगर सवाल नहीं शाकिर भाई बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, देखें जो ऑब्जर्वेशन आई है ना वो डी चौक में लाश लटकाने वाली, उसमें जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ना, देखें ये फैसला 2-1 से आया ना, 2-1 की मेजोरिटी से आया। एक जज ने तो, नजर अकबर साहब ने तो बिल्कुल ही इस फैसले से इख्तलाफ कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि जी प्रोसिक्यूशन यानी इस्तगासा जो है मुद्दई वो अपना केस साबित करने में नाकाम रहे हैं और मैं मुशर्रफ को बरी करता हूँ। बाकी रह गए जस्टिस शाहिद करीम साहब और जस्टिस वकार अहमद सेठ साहब, इन दोनों ने उनको फांसी की सजा तो दी, लेकिन जो डी चौक वाली ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ वकार सेठ की है, उससे शाहिद करीम साहब लेकिन उसको कह रहे हैं ये फैसला न समझा जाए। लोग अभी ये कह रहे हैं कि फैसला न समझा जाए, ऑब्जर्वेशन है जज, ऑब्जर्वेशन है जज की। देखें क्योंकि उससे भी जो है वो इख्तलाफ कर चुके हैं जस्टिस शाहिद करीम, जो कि फैसला फांसी की सजा में उनका। देखिए इसी ऑब्जर्वेशन ने जो है ना, इसी ऑब्जर्वेशन ने मुशर्रफ के लिए हमदर्दी पैदा की, हुकूमत को भी एक मौका दिया कि वो खुल के सामने आए। इससे पहले तक देखिए ये बड़ी समझने वाली बात है कि हुकूमत इस केस में मुद्दई थी, ये आपके अटॉर्नी जनरल, ये आपके विफाकी वजीर कानून और ये आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये सारे जो इस केस में मुद्दई थे। अब ये खुल के जो है वो जिसके खिलाफ मुद्दई थी उसके साथ खड़े हो गए। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है जो लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि भाई परवेज़ मुशर्रफ रिटायर हो चुके हैं, वो अब इस वक्त फौजी नहीं है। ठीक है, वो इस वक्त सिविलियन में है, सियासी जमात बना चुके हैं, सियासी जमात के सरबराह हैं। ठीक है, कोई भी फौजी सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता। परवेज़ मुशर्रफ सियासी जमात के सरबराह हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त किसी फौजी के खिलाफ फैसला नहीं आया, एक सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ फैसला आया है माजी में जो उसने गलतियां की। तो इस पर इदारों को एतराज़ नहीं करना चाहिए था, या सिर्फ ये इसको ये न तसव्वुर दिया जाए कि फौजी को या रिटायर्ड फौजी को सजा आई है, ये तो परवेज़ मुशर्रफ जो सिविलियन है इस वक्त उसको सजा आई है। ये कहाँ तक ये लॉजिक दुरुस्त है? देखिए ये लॉजिक इसलिए दुरुस्त नहीं है कि जो मुशर्रफ है वो आर्मी चीफ भी रहे, इस मुल्क के सदर भी रहे, ठीक है, मुल्क की नुमाइंदगी करते रहे कई जगहों पे जो है वो, क्योंकि उस वक्त जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर जो थी वो उरूज पे थी और पाकिस्तान फ्रंट लाइन लाई था अमेरिका का। मुशर्रफ साहब जो है वो उन सबको पता है कि जी पाकिस्तान की फौज के सरबराह रहे हैं। देखिए एक फौजी के लिए इससे ज्यादा क्या बड़ा ब्लेम होगा उसकी जात पर, इससे बड़ा क्या इल्जाम होगा कि उसे गद्दार कहा जाए? पाकिस्तान के लिए जंगे लड़ने वाला आदमी कैसे गद्दार हो सकता है? पाकिस्तान के लिए नहीं, बाकी सर अभी फौजी नहीं है, भुट्टो, नवाब अकबर भुट्टी, ये सारे गद्दार सिविलियन गद्दार हो सकते हैं, फौजी गद्दार। मुशर्रफ जो आइन तोड़े, आइन में लिखा हुआ है कि आइन तोड़ने वाला गद्दार मुर्तकब होगा। आर्टिकल 6 क्या है? मैंने इसीलिए तो पहले बात की ना। देखिए एक फौजी, अब देखें एक फौजी के लिए उसको गद्दार कहा जाए, इससे बड़ी इस वक्त फौजी तो नहीं है ना, नहीं है, सवाल ये। लेकिन वो इस सरबराह तो रहे ना, इस मतलब पाकिस्तान फौज के सरबराह रहे, जो फौज के सरबराह रहे हैं, और आप आज उनको जो है 77 साल के आदमी को आप फांसी दे दें, ये इदारों का वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बारे में इस तरह के डेरोगेटरी यानी तौहीन आमेज अल्फाज लिखे गए। यही हुकूमत का आपकी राय, इसकी आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, इस पे आपकी राय का एहतराम करता हूं, ठीक है, मेरी राय अलग है, ठीक है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कस हो रहा है, सहाफियों में, वकला में, बार क्या सोच रही है इस फैसले पे और इस पेरे पे, और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इदारों में कोई तसादुम की सूरत? आज मैं सुप्रीम कोर्ट जब सुबह था तो मेरी काफी वकला से बात हुई। हैरत की बात है कि जो सारे इस हाई ट्रीजन केस में जो है
वो मतलब इसके हक में थे, यानी केस चलाने के हक में थे। जब 2013 में ये केस शुरू हुआ, इवन एक हफ्ता पहले तक भी इसके हक में थे। आज वो सारे बदले हुए दिखाई दिए, मुख्तलिफ दिखाई दिए। वजह क्या थी? सिर्फ इस एक ऑब्जर्वेशन ने, ये समझे, एक ऑब्जर्वेशन ने पूरा माहौल ही बदला दिया है। सूरत-हाल तब्दील। देखिए, फांसी तो देनी थी ना आपने। मिसाल के तौर पे यार एक 77 ईयर्स ओल्ड आदमी जो पाकिस्तान की आर्मी का सरबराह रह चुका है, आपने जो है वो उसके बारे में इस तरह के अल्फाज लिख दिए और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने उस एक लाइन को जो है वो इतना उठाया है, इस पेरे ने ये सारे काम बिगाड़ दिया, सारा काम बिगाड़ दिया। और देखिए, आप अगर उनको फॉर एग्जांपल अगर आपने उनको कन्विक्ट कर ही दिया था, तो जज इस तरह के ऑब्जर्वेशंस कब देते हैं? फ्यूचर बताएं कि इस फैसले का फ्यूचर क्या है, जज के खिलाफ रेफरेंस जो एक जाएगा, शाकिर भाई, मैं क्या आपको होने बात क्या जा बताऊं, रहा है। फांसी नहीं लगेगी, हो ही नहीं सकता। लिख के देता हूं आपके प्रोग्राम में, अच्छा, आप मेरी तरफ से कह दें इम्पॉसिबल, ओके, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि अब आप पूछ रहे हैं फ्यूचर क्या है? ये तो आम फ्यूचर आदमी ये समझ है रहा है कि फांसी पे अमल दरामद होना नहीं है। नहीं होना। बार काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऐलान किया कि जी वकार अहमद सेठ के खिलाफ कोई रेफरेंस की कार्रवाई नहीं होने देंगे। वकला एक ताकत है। हुकूमत ने कहा कि जी हम इनके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे और रेफरेंस की कार्रवाई चलाएंगे। फरोग नसीम साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की। ऐसे ही हुआ। सूरत लड़ाई की तरफ जा रही है। इदारों की लड़ाई में नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। लड़ाई जब इदारों की होगी, अदम इस्तेहकाम होगा और मुल्क का नुकसान होगा। तो ये हालात जो है कोई ठीक होते नजर नहीं आ रहे। देखिए, आईने पाकिस्तान ने तमाम इदारों को जो है वो अपना अपना काम करने का एक तरीकाकार दे दिया है। अगर आइन पर अमल करना है तो फिर पॉलिटिशियंस भी करें, मतलब तमाम इदारे करें। जो तीनों बड़े इदारे हैं ना, उनको चाहिए कि वो अपनी हुदूद में रहें तो काम ठीक चलेगा। इससे पहले देखें, माजी की अब गलतियों में जाएंगे ना तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जितने एक दूसरे पर इल्जाम और हरकतें एक दूसरे के साथ की हुई हैं, वैसे किसी ने भी नहीं की हुई। लेकिन फिर एक मिसाक जमहूरियत हुआ। दोनों जमातें आज भी एक दूसरे पर जो है वो करती रहती हैं। गलतियां हर तरफ से होती हैं, सियासतदानों की, मैं ये कह रहा हूं कि जजों की, जनरलों की, सहाफियों की, हर तबके हर की शोबे की गलतियां गलतियां होती हैं। लेकिन उन माजी की गलतियों से बचें, उनको दोहराएं मत। लेकिन उनको देखें, लकीर पीटने का फायदा कोई भी नहीं है। इस मुल्क की हालत को समझें, मुल्क के मौजूदा हालात को समझें और तमाम इदारों को चाहिए कि वो मिलकर जो है वो इस मसले का हल निकालें। आप तो अदा वो DGISPR वाला मस्बत रिपोर्टिंग वाला सबक लेक्चर दे रहे हैं सर। देखिए, इसके अलावा हल कोई नहीं है। लड़ाई में किसका नुकसान होगा आप बताएं? लड़ाई में किसका नुकसान होगा? जब एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां होंगी, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा पाकिस्तान के बारे में? चलें, बहुत शुक्रिया था। व्यूअर्स, मोहसिन एजाज की राय आपने सुनी। इनकी राय मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, मोहसिन कोर्ट रिपोर्टर हैं। मोहसिन अलग सोच रहे होंगे, मैं अलग सोच रहा हूँगा। मोहसिन अपने तजर्बे के हिसाब से और अपने जो सहाफ़त उन्होंने की है, सहाफ़ती तजर्बे के हिसाब से अपनी राय दे रहे हैं। इनकी राय का भी हम एहतराम करते हैं। बाकी प्रोग्राम आपने सुनाए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।